दोस्तों, आरएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान विषय 12th क्लास का भाग ए, उसमें जो फर्स्ट इकाई आपकी है राजनीति विज्ञान की अवधारणा, उस अवधारणा में जो आपका फर्स्ट लेसन लगता है वो न्याय से संबंधित है, यानी कि राजनीति विज्ञान में न्याय की अवधारणा। तो राजनीति विज्ञान में न्याय की अवधारणा को हमको शुरू करना है फर्स्ट डाउन। इसमें सबसे पहली बात यह है कि किसी भी चीज़ को जब हमको पढ़ना है तो सबसे पहले उसके एड्रेस का पता होना चाहिए क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान को, ये जो राजनीति विज्ञान शब्द बना और इस राजनीति विज्ञान शब्द के अंदर जो अवधारणाएं आई उसमें पहला शब्द हम क्या पढ़ रहे हैं, न्याय, जस्टिस। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि राजनीति विज्ञान में का शाब्दिक अर्थ, इसमें राजनीति विज्ञान के शाब्दिक अर्थ में देखेंगे न्याय का शाब्दिक अर्थ। न्याय का शाब्दिक अर्थ, न्याय के शाब्दिक अर्थ में सबसे पहले लेंगे हम न्याय, हम बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जस्टिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, जस्टिस। न्याय शब्द को हम इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिस। न्याय का इंग्लिश वर्जन क्या है भाई, जस्टिस। लेकिन ये बना कैसे है, तो ये जो जस्टिस है ना, सभी देखो जितने भी पॉलिटिकल साइंस में आपको शब्दावली मिलेगी वो मुख्य रूप से आपको ग्रीक यानी कि यूनान के अंदर से आएगी, क्योंकि प्लेटो, अरस्तु और उससे पहले सुकरात, इनके नाम हम सबसे पहले लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आएगा लेटिन शब्द, लेटिन, और वो होता है जस्टिया। जस्टिया और जस्टिया का रूपांतरण यानी कि हिंदी शब्द, इसका जो अर्थ है उसे कहते हैं हम जोड़ना। क्या बोलते हैं, जोड़ना या सम्मिलित करना। तो इसका अर्थ ले लेते हैं जोड़ना। तो राजनीति विज्ञान के अंदर जो न्याय है ना वो जोड़ता है। देखो ये समझने की बात है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है सीधा। आपने किसी व्यक्ति के साथ में या आपके समाज में या किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति प्रताड़ित है तो वो पलायन करेगा, सीधी सी बात है। पलायन क्यों करेगा, क्योंकि उसको वहां पर क्या नहीं मिल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, उसके कारण वो क्या करेगा, पलायन करेगा। जबकि उसे बिल्कुल जैसा वो चाहता है या जैसे कि वो एक्सेप्टेशन करता है वैसा एनवायरनमेंट यदि उसको मिलता है तो वो क्या करेगा, समाज से जुड़ेगा। और न्याय क्या है, न्याय वही एनवायरनमेंट है जो आपको एक अच्छा फील कराता है। मान लो आपके साथ में कुछ या किसी के साथ में कोई गलत हो गया, गलत होने के बाद में उसको अब क्या चाहिए, इंसाफ, न्याय, उसी को न्याय बोलते हैं हम। उस न्याय के दौरान यदि उसके साथ में सही हुआ तो वो उस समाज से क्या नहीं करेगा, बाइकाट नहीं करेगा, और यदि उसके साथ में गलत हुआ तो वो क्या करेगा, उसको छोड़ने की कोशिश करेगा, पलायन करेगा वहां से। यानी कि न्याय का सीधा सीधा अर्थ क्या निकलता है, जोड़ना। तो लेटिन भाषा के एक शब्द जिसका नाम क्या था, जस्टिया, जस्टिया का अर्थ होता है जोड़ना। और वहां से जब न्याय की शुरुआत हुई तो उसको अपन ने क्या पढ़ा, जस्टिस, जिसको हिंदी भाषा में हम क्या बोलते हैं, न्याय। अब इसकी कई सारी स्थितियां हैं कि न्याय शब्द को अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। पहले इसको उतार लीजिए आप, चलो कोई नहीं, बाद में आपको की नोट्स दे दिए जाएंगे, उसमें देख लेना। देखिए न्याय शब्द अलग अलग विचारधाराओं में या अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। न्याय शब्द को अलग अलग प्रकार से रखा गया है। न्याय शब्द को अलग अलग प्रकार से
रखा गया है वो क्या है। अब तो देखिए हम बात करते हैं, एक तो हमारा था पाश्चात्य दर्शन और एक होता है भारतीय दर्शन। तो एक तो भारत की बात करें हम और एक भारत से बाहर की बात करें। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इसके विचारकों की। तो अपन लिखते हैं एक तो यहाँ पर भारत, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं अन्य देश, या कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी देश हो सकता है। मुख्य रूप से तो यूनान की बात हम करेंगे। तो इसमें आप देखिए विचारकों की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है मनु का, मनु। उसके बाद में आपका क्या आता है, शुक्र, ठीक है, और उसके बाद में अगला आपका आता है चाणक्य, जिसको आप विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से जानते हैं। और एक हम लेते हैं बृहस्पति, और इसके बाद में जो आपका आता है उसको हमने विदुर, ठीक है। ये तो आपके यहाँ हुए। अब आ जाइए आप इधर अन्य देशों में। तो देखो वैसे यहाँ पर सुकरात का नाम लिया नहीं जाता है, लेकिन सुकरात वो व्यक्ति था जो मैंने आपको कई बार बताया है, उसने ये कहा था कि मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। क्योंकि वो हमेशा, देखो जो व्यक्ति खोजे, पहली बात तो दार्शनिक कौन होता है, दार्शनिक। जो व्यक्ति जितना अधिक सोचेगा वो उतना ही बड़ा क्या मिलेगा, दार्शनिक मिलेगा। तो सोचना सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। आपने सुना होगा, देखो सेब ऊपर से गिरा, पहली बार नहीं गिरा था, जब से प्रकृति बनी तब से ही गिर रहा था, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसके बारे में क्या किया, सोचा, तो उसने ग्रेविटी का सिद्धांत दिया। आप नाम जानते हो उसका, इतनी बात बताने की जरूरत नहीं, वैसे पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके सामने जो व्यक्ति सबसे पहले किसी चीज को क्या करता है, पब्लिश करता है, लेके आता है, उसको अपन उसका क्या कहते हैं, जनक। लेकिन दो व्यक्ति होते हैं, जस्ट लाइक मेरे दिमाग में अभी कोई क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है, और मैंने, आप सब मेरे यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो मैंने उसको आपके सामने रखने की क्या करी, चेष्टा की, लेकिन मैंने उसको कोई नाम नहीं दिया। तो वो काम सबसे पहले किसने किया था, सुकरात ने, ठीक है। सुकरात ने ये काम सबसे पहले किया था कि न्याय होना चाहिए। मतलब उसने न्याय को एक नाम नहीं दिया, लेकिन उसने कुछ ऐसा कि भाई सबके साथ में क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो उसने एक नाम दिया था सद्गुण। क्या नाम दिया था, सद्गुण। उस सद्गुण को फिर किसने अपना लिया, उसके शिष्य ने, प्लेटो ने। तो प्लेटो वो पहला व्यक्ति था जिसने न्याय को, सद्गुण, आत्मा के सद्गुण के आधार पर किसको दर्शाया, न्याय को दर्शाया। यानी कि उसने पहली बार किसका नाम दे दिया, न्याय को। किसी मतलब किसी वस्तु को किसका नाम दे दिया, किसी टॉपिक को, न्याय का। तो न्याय का, न्याय शब्द का या जस्टिस शब्द का जो जनक है वो पाश्चात्य दर्शन में किसको माना जाता है, प्लेटो। उसका शिष्य था फिर उस अरस्तु। ये जो अरस्तु आया है, देखो अभी जो हमारे देश में पहले से चली आ रही है, आज भी चलती है, गुरु शिष्य जो परंपरा होती है, तो उसमें मैं यहां पर आपको अलग से लिख रहा हूं, सुकरात। सुकरात एक व्यक्ति था, दार्शनिक, जिसने एक सोच उत्पन्न की। उस सोच को नाम किसने दिया, प्लेटो ने। और प्लेटो के बाद में अरस्तु ने प्लेटो के दिए हुए सिद्धांतों में क्या किया, सुधार किया, ठीक है। इस तरह से ये परिष्कृत होता चला गया। अब सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि यहां पर अलग अलग नाम से जाना जाता है सब कुछ। भारत के अंदर धर्म, ठीक है, यानी कि कर्तव्य पालन, यही क्या था, न्याय था, ठीक है। भारत के अंदर धर्म को, यानी कि आपका जो धर्म है उसका जो कर्तव्य पालन है, उसको ही हमने क्या माना था, धर्म माना, सॉरी न्याय माना। लेकिन यहां पर क्या है, प्लेटो आया और उसने क्या कहा, आत्मा का गुण या सद्गुण, इसको उसने क्या बताया, न्याय बताया। इसके बाद में आप क्या है, अरस्तु, और उन्होंने सद्गुण को दो पार्टों में बांट दिया, ठीक है। एक तो मुख्य सद्गुण और एक गौण सद्गुण होता है, और उसके आधार पर उन्होंने फिर उसको और अधिक डिफाइन किया। और यहां पर इन्होंने बताया कि सद्गुण ही न्याय तो है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, न्याय को, एक तो इन्होंने बताया था वितरणात्मक, सॉरी ये
ये बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको किया तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप अभी बस इतना ही समझिए। यहाँ पर क्या आता है, मनु, शुक्र, कौटिल्य, उसके बाद में आपका बृहस्पति और विदुर। इन्होंने धर्म बताया किसको, न्याय को। किसकी बात कर रहे हैं हम, न्याय की। तो न्याय को उन्होंने क्या बताया, धर्म बताया। और धर्म का मतलब क्या है, कर्तव्य का पालन। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, न्याय। यहाँ पर एक पूरा प्रोस्पेक्टस चेंज हो गया। अब यहाँ पर मेन जो बात थी करने की वो ये, क्योंकि शुक्र का वो सुकरात का नाम बाद में हम नाम नहीं लेंगे, तो इसको देखिए। सुकरात एक व्यक्ति था जो यूनानी दार्शनिक था, यूनानी ग्रीक। इसने सबसे पहले ईश्वरीय राज्य को क्या दिया था, चुनौती दी थी। तो उस समय ईश्वरीय राज्य का मतलब राजा, पूरे विश्व में भगवान की चलती फिरती क्या है, प्रतिमा, ऐसा इसने बोला था। इसने नहीं, सॉरी, किसी ने बोल रखा था पहले, उसमें संत ऑगस्टाइन, ठीक है ना, इनके नाम आते हैं अपने। तो यहां से चेंज होता है सब कुछ। इसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, एक समझौते के तौर पे बना हुआ है। फिर वो चीज आगे भी बढ़ी, ठीक है, कई सारे वाद आए। तो उन लोगों को जब ये पसंद नहीं आया व्यक्ति, उन राजाओं को, तो उन्होंने इसको क्या दे दिया, जहर दे दिया। और उस जहर को पीने की वजह से क्या होगी भाई, मृत्यु हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो इसका शिष्य था, उसने जब इस बात को समझा तो ये पूरी तरह से उद्दोलित हो गया था। और इसे ये लगा कि ये सही नहीं हुआ। तो ये जो सही नहीं हुआ और उसके कारण इसको पलायन करना पड़ा, तो वहां से ये शब्द निकला था क्या, जस्टिया, जिसको कहते हैं जोड़ना। और फिर इसने क्या कहा कि यदि समाज को संगठित करके रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जस्टिस करना पड़ेगा। और जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय है। ठीक है, अभी इतना ले लीजिए आप, इसके बाद में फिर इसमें बात करेंगे, ठीक है। देखिए, न्याय के विचारक रहे हैं। अभी जो हमने पढ़े थे वो थे प्राचीन कालीन विचारक, उसके बाद में आता है मध्यकालीन, फिर उसके बाद में आएगा आपका आधुनिक काल के विचारक। तो सबसे पहले देखते हैं मध्यकालीन। मध्यकालीन विचारक। तो देखिए, मध्यकालीन विचारकों ने न्याय को व्यक्ति का राज्य के प्रति कर्तव्य पालन। मध्यकालीन विचारकों ने जो न्याय है उसको कहा जो व्यक्ति है वो क्या करे, राज्य ने जो भी रूल्स बनाए हुए हैं उनका क्या करे, कर्तव्य समझकर पालन करे, वही क्या है, न्याय है। लेकिन अब इसमें भी एक बात आई कि वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि राज्यों के रूप हमने पढ़े। राज्यों के रूप जब पढ़े तो उसमें आपने देखा होगा कोई कैसा होता है, कोई गणतंत्रात्मक होता है, ठीक है, उसके बाद में कोई प्रत्यक्ष होता है, कोई अप्रत्यक्ष होता है, कोई आपको मिलेगा रूढ़िवादी बिल्कुल। इसके बाद में आप देखोगे एकात्मक, संघात्मक। और उनमें फिर जो शासन करने वाला व्यक्ति होता है उसके आधार पर पता लगता है कि शासन सही होगा या नहीं। जस्ट लाइक आप हिटलर की बात करो, तो हिटलर ने भी जो कुछ कहा, एक था लुइस सोलवे जिसने कहा था आई एम द स्टेट, आई एम द मोनार्क, माई वर्ड इज लॉ। तो वो जो व्यक्ति है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर रखा। तो वही ईश्वरीय राज्य था जिसकी कहीं ना कहीं क्या होने लगी थी, बुराइयां। तो ये मध्यकाल के अंदर तक वो चीजें चल रही थी। तो इन्होंने कहा था कि व्यक्ति का राज्य के प्रति कर्तव्य पालन क्या कहा जाता है, न्याय। तो इन्होंने क्या कहा था, व्यक्ति का राज्य के प्रति कर्तव्य पालन क्या है, न्याय है। पहले हमने राजा के ईश्वरीय व्यक्तित्व की बात की, अब यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ। देखो यहां पर क्या है, व्यक्ति, यानी कि जो चीज अभी तक राजा के ऊपर केंद्रित थी वो कुछ हद तक किसके ऊपर केंद्रित हुई है, जनता के ऊपर। तो थोड़ा चेंज आया, ठीक है, थोड़ा चेंज आया, यानी कि बदलाव तो आ रहा है। इसके बाद में आता है आधुनिक। तो आपका आता है आधुनिक काल।
आधुनिक काल के अंदर क्या होता है भाई? आधुनिक काल के अंदर कुछ नाम हमको मिलेंगे, डेविड ह्यूम, बेंथम, मील आदि ने न्याय को उपयोगितावाद, देखो यहां पर एक चीज आती है आधुनिक उपयोगितावाद। उपयोगितावाद को देखिए आप यहां पे, तो उपयोगितावाद में आप देखोगे एक व्यक्ति का नाम आता है बेंथम। क्या नाम आता है? बेंथम का नाम आता है, और वो कहता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जो आज भी चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे जब चुनाव होते हैं तो जो व्यक्ति ज़्यादा वोट प्राप्त करता है वो विजयी होता है, और जिसको कम वोट मिलते हैं वो क्या हो जाता है? हार जाता है, उसको शासन करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो भीड़ है उसके अंदर यदि 1 से 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं यदि, और उनमें से 2 व्यक्ति ये कह रहे हैं कि ये काम सही है, फिर चाहे वो गलत हो लेकिन उसको क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी भ्रांति उत्पन्न हुई, लेकिन अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? उपयोगितावाद के दबे शब्दों में जो क्या करता है सराहना, उसका नाम था डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम ने की थी, उसके बाद में आया बेंथम। बेंथम, और बेंथम के बाद में आया कौन? मील, जे.एस. मील, जिसका नाम लेते हैं अपन जे.एस. मील, जॉन स्टुअर्ट मील इसका पूरा नाम था, ध्यान रख लेना भाई। ये जो मील है, अब यहां पे सुनिए, डेविड ह्यूम ने केवल क्या किया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो व्यक्ति सबसे ज्यादा समझते हैं, उन्होंने जो बात कह दी वही क्या होनी चाहिए? सही। इसको एक विचारधारा के रूप में किसने परिभाषित किया? बेंथम ने। और इस विचारधारा में जो कमियां थी वो किसने निकाली? मील ने। तो यह आपका उपयोगितावादी सिद्धांत होता है जो आधुनिक काल में आया। लेकिन इसके बाद में आता है क्या? प्लेटो। अब प्लेटो इसको पूरी की पूरी स्थिति को चेंज करके रख देगा। एक बात आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर कुछ एक चीजें ऐसी है जो आपको बुक में नहीं मिलेंगी। ठीक है, कारण है उसका, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो, मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप किताब के कीड़े बन के रह जाएं। थोड़ा आपको कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए ताकि आप अन्य से डिफरेंट रहे, आपको पहले ही जड़ों से मालूम पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी बुक में अब जो दे रखा है हम उस पर शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, प्लेटो का न्याय की अवधारणा। तो प्लेटो की बात करते हैं हम भाई। मैंने अभी आपको बताया प्लेटो के एक गुरु थे जिसको क्या दे दिया गया था? जहर दे दिया गया था। यहां से उसका वो दर्द शुरू होता है और वो क्या देता है? न्याय की अवधारणा देता है। तो न्याय पर विचार देने वाला प्रथम पाश्चात्य विचारक कौन था? प्लेटो। अभी मैंने बताया आपको, तो ये आपके डाउन कर लेना इसको। देखिए, प्रथम पाश्चात्य विचारक कौन था? प्लेटो, पहली बात। ठीक है, दूसरा, इसकी जो फेमस बुक थी उसका नाम क्या था? द रिपब्लिक, और उसके वॉल्यूम 2, 3 और 4, इसके अंदर इसने किसके बारे में चर्चा की है? न्याय के बारे में। किसके बारे में? न्याय पर आधारित। ये न्याय पर आधारित है। ठीक है, तो ये चीज आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि प्लेटो ने अपनी शुरुआत कहां से की। इसके बाद में आता है प्लेटो के समय के अन्य विचारक। जब प्लेटो के समकालीन अन्य कई सारे विचारक थे,
समकालीन जो विचारक थे प्लेटो के, उनमें जब हम नाम लेते हैं तो समकालीन विचारकों के साथ में उनकी विचारधाराएं भी आएंगी। तो विचारधाराएं थी जिनमें आपका पहला आता है परंपरावादी विचारधारा, दूसरी उग्रवादी और तीसरी यथार्थवादी। परंपरावादी, उग्रवादी और यथार्थवादी, ध्यान रख लेना इस बात को। समकालीन विचारधाराओं में पहली थी परंपरावादी, उग्रवादी और तीसरी क्या थी? यथार्थवादी। देखिए परंपरावादी जो विचारधारा था, इसके जनक, अब इनके सबके जनक देख लेना आप, यहां से मैं इधर से लिख रहा हूं आपके इनके जनक। तो इसका जो जनक था वो था साफलास, इसका जो जनक था उसका नाम है सेफालस। साफलास मिलता है कहीं, सेफालस मिलता है। ठीक है। और इसने कहा था कि न्याय सत्य बोलना, सच बोलना यानी कि सत्य बोलना, और आपके ऊपर यदि किसी का क्या है कर्ज, उसको उतारना ही क्या है, न्याय है। तो देखिए इसके अनुसार न्याय सत्य बोलना और कर्ज उतारना क्या है, न्याय है। ठीक है, यहां तक की स्थिति क्लियर होती है। इसके बाद में आता है आपका उग्रवादी। अब देखो जैसे नाम से पता लग रहा है क्या, उग्रवादी। तो उग्रवादियों के अनुसार न्याय क्या है, पहले तो ये लिख लीजिए आप। देखो सीधा है, शक्तिशाली का हित। कहते ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस व्यक्ति के पास शक्ति है उसने जो कर दिया वो न्याय है। तो यहां पे निकल के आता है शक्तिशाली का हित। शक्तिशाली का हित न्याय है। और इसका जो प्रतिपादक करने वाला है उसका नाम है थ्रेसीमेकर। क्या नाम है, थ्रेसीमेकर या थ्रेसीमेक्स। मेक्स मिलता है, मेकस भी मिलता है, मैक्स भी मिलता है, कई नाम इसके आते हैं। क्योंकि देखो बात यह है कि जब अपन किसी चीज को इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, तो उसका हिंदी रूपांतरण जब अपनी बुक्स में डालते हैं थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत आ जाती है। जैसे हम बोलते हैं राम और अंग्रेज बोलते हैं रामा, ठीक है ना, तो वो पढ़ने में इस तरह की दिक्कत आ जाती है। तो ये थोड़ा बहुत आपको शब्दों में ऊक चूक मिल सकती है, ध्यान देना। यथार्थवादी में आएगा यथार्थ, जो यथार्थ की बात करता है उसमें आता है ग्लूइकॉन। ये ग्लूइकॉन आया था यथार्थवादी, और इसने कहा था भय का शिशु व कमजोरों का आवश्यक तत्व। भय का शिशु और कमजोरों की आवश्यकता को अपन क्या कहते हैं, न्याय कहते हैं। देखिए कैसे पता लगता है इस चीज के बारे में, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं अपन। समझना भाई इस बात को पूरा आप। देखिए प्लेटो की हमने बात की, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्लेटो के समय में क्या प्लेटो अकेला ही व्यक्ति था जिसने न्याय के बारे में कहा? नहीं, प्लेटो न्याय के बारे में बोलने वाला पहला पाश्चात्य विचारक था, या यूनानी विचारक हम उसको कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेटो ने ही न्याय के बारे में बताया था, और भी थे। परंपरावादी जो किसके ऊपर रूढ़ी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, जो चला आ रहा है उसकी बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा? सत्य बोलना। सत्य बोलना यानी कि मतलब अब सत्य क्या होता है? जिसको लोग मान लें, जिसका कोई प्रमाण हो। लेकिन कई बार कहते हैं ना आंखों देखा भी सच नहीं होता, ठीक है, तो वो चीज़। तो यहाँ से एक ही बात निकल गई। दूसरा, किसी ने यदि आपसे कर्ज ले रखा है या आपको किसी का कर्ज देना है, तो उसका जो भरण पोषण करना है वो भी सब कुछ उतार देना ही क्या है? न्याय है। दूसरा व्यक्ति है उग्रवादी, थ्रेसीमेक्स। इसने क्या कहा? जो व्यक्ति शक्तिशाली है उसने जो बोल दिया वही आई एम द स्टेट, आई एम द मोनार्क, माय वर्ड इज लॉ, वो इससे प्रभावित थे, वो हित है। यथार्थवादी है ग्लूइकॉन, उन्होंने कहा भय का शिशु। देखो आपको न्याय कब चाहिए? जब आपको किसी से क्या लगता है? डर लगता है।
वरना न्याय की जरूरत क्या है? जो व्यक्ति शक्तिशाली उसको न्याय की कोई जरूरत नहीं होती। न्याय की जरूरत किसको पड़ती है? जो डर रहा है। लेकिन ये सभी विचारधाराएं वो है जो न्याय को बाह्य तत्व मानती हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अभी प्लेटो इसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा चेंजेस करेगा, देखना आप। उसके बाद कमजोरों की क्या है? वो आवश्यकता है। भाई कोई व्यक्ति शक्तिशाली है तो उसके साथ तो न्याय होएगा ही नहीं, वो अन्याय करने ही नहीं देगा अपने साथ में। और जिसके साथ में अन्याय होता है वो क्या है? सीधी सी बात, वो कमजोर है। इसलिए कमजोरों की आवश्यकता किसको माना गया था? न्याय को। अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा मैटर, इसमें ये 2 लाइनों को छोड़ दो, ये आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ये 3 लाइन, ठीक है? तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से देना है। ये आपके कंपटीशन में ये चीजें आती हैं। अभी आप 12th क्लास में आ चुके हो, पॉलिटिकल साइंस आपके पास है, आगे भी यही रखने वाले हैं, और सीधी बात है आपको कंपटीशन में ये सारी चीजें काम में आएंगी, तो इनको यहीं से तैयार करके चले। अब देखिए, इन सभी विचारकों की यदि हम बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सभी का खंडन कौन करता है? प्लेटो करता है। कौन करता है इन सभी का खंडन? प्लेटो करता है। तो इसको इरेज कर दो भाई। ये अभी जो हमने बात की थी ये प्लेटो से बाहर की बातें थी, लेकिन ये प्लेटो से इसलिए संबंधित है क्योंकि प्लेटो ने इन्हीं सबका विरोध करने के लिए ही अपनी क्या दी थी? अवधारणा दी थी। तो देखो, प्लेटो ने इन सभी का खंडन किया और न्याय को आत्मा का सद्गुण माना। किसका सद्गुण माना? आत्मा का सद्गुण। आपने 3 चीज अभी पढ़ी। पहले मैंने इसीलिए वहां पर आपको जब अरस्तु के साथ में जब लिख रहा था, अरस्तु के साथ में जब मैं लिख रहा था, तब मैंने इसीलिए उस चीज को आपको मना किया था कि मैं अभी नहीं लिखवा रहा, क्योंकि जब अरस्तु को हम पढ़ेंगे तो उसके साथ में वो चीजें आएंगी। अभी अपन प्लेटो को पढ़ रहे हैं तो प्लेटो के लिए पढ़ेंगे कि प्लेटो ने क्या कहा था कि न्याय क्या है? आत्मा का सद्गुण। आत्मा का सद्गुण। आत्मा का सद्गुण क्या है भाई? न्याय है। आत्मा के सद्गुण की बात करें, अब आत्मा के सद्गुण कितने होते हैं? तो आत्मा के सद्गुणों को इसने बांटा। देखो, गुण जो होते हैं ना, गुण वो कई प्रकार के होते हैं। गुण जैसे कोई व्यक्ति हंसता है, रोता है, गाता है, चीखता है, चिल्लाता है, वैसे तो इनको अपन उसमें लेते हैं संवेगों में। लेकिन किसी व्यक्ति में जब किसी संवेग की मात्रा अधिक हो जाती है तो वही उसके शारीरिक और मानसिक गुण के रूप में बाहर आता है। जैसे कई व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से करते हैं, साइकोलॉजी का मैटर है हालांकि, लेकिन थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद में देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि न्याय को सद्गुण मानते हुए प्लेटो ने किस प्रकार से न्याय की व्याख्या की। तो देखिए प्लेटो ने न्याय की व्याख्या कैसे की। बात है नहीं भाई। देखिए, प्लेटो ने जब न्याय की अवधारणा दी थी हमें, तो उसमें उसने हमें न्याय के अवधारणा देते समय अपने को किससे जोड़ा? आत्मा से। और आत्मा के क्या बताया उसने? सद्गुण। और आत्मा के सद्गुणों को उसने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, फर्स्ट, सेकंड और इसमें इसने सबसे पहले लिया विवेक। इसको अपन बुद्धि भी बोलते हैं, ठीक है? विवेक को अपन क्या बोल सकते हैं? बुद्धि भी बोल सकते हैं। दूसरा आया साहस, और तीसरा क्या आया? तृष्णा। तृष्णा का मतलब एक प्यास, युत्सा, मतलब आपकी इच्छा एक तरह से। तो ये 3 पार्ट इसने बांट दिए, 3 पार्ट बांट दिए इसने। और उसके बाद में आप देखिए इसने किस प्रकार से अपने न्याय को प्रदर्शित किया। देखिए, प्लेटो ने 2 प्रकार के न्याय बताए थे हमको। एक तो कौन सा? व्यक्तिगत। एक तो कौन सा बताया भाई? व्यक्तिगत। और एक क्या बताया था? ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इधर ध्यान देना, ये आपका डायग्राम पूरा ही सेट हो जाएगा इधर। विवेक, साहस,
तृष्णा। आपकी आत्मा में ये 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पाए 3 ही जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन प्लेटो के अनुसार कितने पाए जाते हैं? 3। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि प्लेटो के अनुसार आत्मा में कितने प्रकार के सद्गुण पाए जाते हैं? 3 प्रकार के सद्गुण आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको याद कर लेने हैं, ये आपकी बुक्स में से है। सेकंड स्थिति देखिए, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। विवेक, यदि इन तीनों गुणों में से किसी भी प्रकार का गुण आपके शरीर में ज्यादा होता है तो उससे आपके शरीर में से आपके मानसिकता की उत्पत्ति होती है, और उस मानसिकता की उत्पत्ति के बाद में आप एक क्या बनाते हो? अपना व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व किस प्रकार से बनता है? देखो, मान लो किसी के शरीर में साहस और तृष्णा तो क्या है? कम है, और किसी के शारीरिक यानी आत्मा के सद्गुण में क्या है? विवेक अधिक है। तो वो सीधा क्या बनेगा? या तो वो बनेगा दार्शनिक, दर्शन करने वाला, ठीक है ना, अभिभावक, ठीक है, और उसके बाद में वो बन सकता है शासक, राजा, शासक, न्यायाधीश। देखो ये सारा काम किसका है? दिमाग का है। तो आपके दिमाग में यानी कि आपके शरीर के अंदर आत्मा में किसका वेटेज ज्यादा है? विवेक का। तो आप शासक बनेंगे या फिर कोई न्यायाधीश, यानी कि आपके पास में कोई ना कोई क्या आने वाला है? पद आने वाला है। इसके बाद आता है आपके शरीर में यदि साहस की अधिकता है, तृष्णा आप में कम है और विवेक आप में कम है, तो यहां पर दूसरी स्थिति बनती है और उसको अपन क्या बोलते हैं? सैनिक या रक्षक, जोखिम उठाने वाला, बहादुर, उसको फिर रेसलर भी बोल सकते हैं अपन, बॉक्सर बोल सकते हैं, दुनिया भर की चीजें होती है उसमें, लेकिन अब समझाने के लिए अपन ने पहली चीज डाली है। यानी कि जो व्यक्ति पूरी तरह से अपने शारीरिक रूप से क्या उठाने की कोशिश कर सकता है? रिस्क उठाने की कोशिश कर सकता है, वो किस में आ जाता है? एथलेटिक्स आप इसमें लिख सकते हो, साहस के अंदर। तीसरी स्थिति आती है आपकी तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है कि आपको संसार के सारे सुख चाहिए और आप उनको प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो आप, सबसे बड़ी बात है कि आप उत्पादन के साधनों में क्या करते हो? रुचि रखते हो। तो आप या तो क्या बनोगे? उत्पादक, ठीक है। एक चीज अपने हिंदू समाज में बोलेगा बढ़िया, ठीक है ना, यानी कि वो वैश्य जिसको अपन बोलते हैं, तो जनरेट करने वाला संसाधनों का, तो उपयोग, उत्पादक आप हैं, ठीक है। और उत्पादक के साथ साथ आप क्या हैं? व्यापारी हैं। क्या है? व्यापारी। तो इस तरह की 3 चीजें बनती हैं। अब देखो ये हमने किसके सामने लिखे हैं? व्यक्तिगत के सामने हमने ये चीजें लिखी हैं। इसके बाद में आप देखिए दूसरी स्थिति बिल्कुल चेंज होगी। यहां से 2-7 चीजें आपने लिखी हैं, एक तो व्यक्तिगत और एक सामाजिक। एक बात बताइए, आप अपने घर में अपने व्यक्तित्व के आधार पर क्या करते हैं? अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वहां पे अपनी क्या बनाते हैं? छवि बनाते हैं। लेकिन आपकी में छवि होती है, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। उसका मेन रीजन होता है घर में आप अपने अंदर यानी व्यक्तिगत तरीके से आप अपने अंदर जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वो एक अलग चीज होती है। लेकिन जब आप समाज में जाते हैं तो समाज में आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो समाज को क्या करना है? आपको सामंजस्य रूप में रखना है। समाज में क्या स्थापित करना है? सामंजस्य। तो यहां पर आपको देखो, जिस प्रकार से आत्मा अपने सद्गुण के आधार पर क्या बनाती है? एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व बनाती है, उसी प्रकार से ये सभी व्यक्तिगत जो क्या है? सद्गुण है, वो समाज में जाकर एक पूरा पुंज तैयार करते हैं और उसी को अपन क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। यानी कि जो सामाजिक आपकी प्रतिभा है वो अलग तरह की आएगी। आप व्यक्तिगत रूप से चाहे कुछ भी करें, व्यक्तिगत रूप से आप राजा हैं, आप शासन करेंगे, लेकिन जब आप सामाजिक निर्णय लेंगे तो उस समय आपको आपकी सेना को भी देखना पड़ेगा। यानी कि आपको विवेक, साहस और तृष्णा तीनों रूपों को जब क्या करते हो? आप कंबाइंड करते हो, और इन सभी पर शासन कौन करता है? विवेक करता है। तो उसको अपन कौन सी स्थिति मानते हैं? सामाजिक स्थिति। ये प्लेटो का न्याय है। प्लेटो की न्याय की स्थिति यही होती है, समझ रहे हो आप? जरूरी है ये।
प्लेटो के अनुसार क्या कह रहा है, प्लेटो फिर से बता देता हूं आपको कि प्लेटो ने यह कहा है कि पहली स्थिति होती है किसकी, शासक की, सैनिक की, उत्पादक की। ये व्यक्ति अलग अलग रहकर जो भी काम करना चाहें। देखिए मैं प्लेटो की आपको क्या बताता हूं, परिभाषा बताता हूं। इसने क्या कहा था, न्याय को व्यक्ति द्वारा अपने निर्दिष्ट कार्य करना, क्या करना, निर्दिष्ट, निर्दिष्ट। देखिए इसको पूरी तरह से क्लियर करते हैं। व्यक्ति द्वारा अपने निर्दिष्ट कार्य करना, निर्दिष्ट कार्य करने से मतलब क्या है, आपके जो निर्देशन थे, आपने राजा थे, राजा का काम किया, आप सैनिक थे, आपने सैनिक का काम किया, आप व्यापारिक थे तो आपने व्यापारिक का काम किया। लेकिन इसके साथ में उसने कुछ जोड़ा हुआ है, क्या, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करना। तो वो चीज यहां आती है। आपको अपने निर्दिष्ट कार्य करने हैं, लेकिन उन कार्य को करते हुए आपको किसी के कार्य में क्या नहीं करना है, हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, तो इसको आपको लेना है ढंग से। ये जो दो चीजें हैं ना, इनको सब जब हम कंबाइंड कर देते हैं तो प्लेटो का क्या पूरा हो जाता है, न्याय पूरा होता है। फर्स्ट न्याय उसने व्यक्तिगत बताया, दूसरा न्याय उसने क्या बताया, सामाजिक। ठीक है भाई, इतने में आपका प्लेटो का न्याय समाप्त होता है। इसके आगे आता है आपका अरस्तु का, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे किसका, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।